नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो जो कि बायोलॉजी के है। इसमें आपको आज देखने को मिलेगा पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण अंतर वाले प्रश्न, जिसमें प्यारे बच्चों आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक जितने भी अंतर वाले प्रश्न हैं वो सभी आज आपको एक ही वीडियो में करा देंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी के अंतर वाले प्रश्न। आइए एक एक करके सभी को देखते हैं। नंबर 1 क्या कह रहा है, स्वपरागण व परपरागण में अंतर स्पष्ट कीजिए। या फिर इस प्रकार भी पूछ सकता है कि स्वपरागण किसे कहते हैं और परपरागण किसे कहते हैं। या फिर इस प्रकार भी पूछ सकता है कि स्वपरागण और परपरागण में अंतर बताते हुए उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं स्वपरागण किसे कहते हैं और परपरागण किसे कहते हैं। तो पहले देखते हैं स्वपरागण किसे कहते हैं। तो जो स्वपरागण होता है प्यारे बच्चों, यह एक ही पुष्प में या उसी पुष्प के दूसरे उसी पौधे के दूसरे पुष्प में होता है। अर्थात मान लीजिए कोई यह एक पौधा है जिसमें इसी में देखिए इसी का नर निकलकर इसी के मादा की वर्तिका अगर भाग पर पहुंचेगा और इसी में क्या हो जाएगा, परागण हो जाएगा, स्वपरागण हो जाएगा। ठीक है, इसमें स्वयं इसी पुष्प से हो रहा है या इसी पुष्प के, जैसे मान लीजिए ये नीली इंक है तो नीली इंक से ही दूसरे नीली इंक में ही परागण होगा, ना कि दूसरे पुष्प से ब्लैक इंक से हो जाए। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप क्या कहना चाहते हैं। परपरागण क्या होता है, तो यह एक ही जाति के दो पुष्पों के बीच होता है। अर्थात जो जैसे मान लीजिए एक गेंदा का पुष्प होता है, एक गेंदा का पुष्प का परागण दूसरी गेंदा के पुष्प का परागण होगा, जिसे कहेंगे परपरागण। अर्थात अलग अलग पौधे के बीच यह परागण संभव होगा। दूसरा नंबर देखिए, इसमें प्रायः पुष्प द्विलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं, अर्थात इसमें स्वपरागण में नर भी होता है और मादा भी होता है। अर्थात नर युग्मक भी होता है, मादा युग्मक भी होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, स्वपरागण। और परपरागण में तो इसमें पुष्प प्रायः एक लिंगी होते हैं, अर्थात द्विलिंगी भी होते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जो परपरागण में जो पुष्प होता है वो एक लिंगी भी होता है और दो लिंगी भी होता है। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है, इसमें प्रायः पुष्प रंगीन व सुगंधित नहीं होते हैं। था जो स्वपरागण से हमारे पुष्प बनते हैं वो रंगीन नहीं होते हैं, ना ही वह सुगंधित होते हैं। परंतु जो परपरागण से पुष्प बनते हैं, जैसे गुलाब हो गया, गेंदा हो गया, तो ये सब क्या होंगे, तो ऐसे पुष्प क्या होंगे, सुगंधित भी रहेंगे और रंगीन भी होते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट देखिए, इसमें परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात आप कह रहे होंगे माध्यम, हाँ तो प्यारे बच्चों माध्यम जैसे कि हमारा हो गया कीट पतंग, जल, वायु, ये सब हमारे क्या हो गए, माध्यम हो गया। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का माध्यम हो गया। तो अगर इस चीज की आवश्यकता नहीं होती है, किसमें नहीं होती है, स्वपरागण में, क्योंकि उसी पुष्प के फूल उसी पुष्प के नर से निकलकर उसी पुष्प के मादा भाग तक जाना है, तो उसमें किसी चीज की आवश्यकता होगी ही नहीं। परंतु परपरागण क्या होता है, तो इसमें दूसरे परागण के लिए इसमें परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अर्थात एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक क्या होता है, जाना पड़ता है, इसीलिए क्योंकि इसमें अपने से तो निकलकर उसमें जाएगा नहीं, तो इसमें हवा की भी जरूरत होती है। जो भंवरे होते हैं, मधुमक्खियां होती हैं, उनकी भी आवश्यकता होगी। ठीक है, कीट पतंग हो गई, उनकी भी आवश्यकता होगी, जल हो गया, ठीक है, उनकी भी आवश्यकता होती है। तो ये क्या होते हैं, परपरागण। उम्मीद है आपको स्वपरागण और परपरागण समझ में आया होगा। आइए देखते हैं भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में अंतर। कोश और पोष आइए देखते हैं। यह क्या होता है, अगुणित होते हैं। अर्थात कह सकते हैं इसमें एक सिंगल यन होता है, यानी यन होता है, यानी यह एक अगुणित होती हैं। और जो भ्रूणपोष होते हैं यह त्रिगुणित होते हैं, अर्थात इसमें
3 n होते हैं, अर्थात त्रिगुणित होते हैं। दुगुणित पूछता तो 2n रहता, ठीक है। त्रिगुणित पूछा तो 3n रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिगुणित पूछा है, इसलिए 3n रहेंगे। नंबर दूसरा देखिए, इसका विकास क्रियाशील गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होता है। किसका? तो भ्रूण का विकास गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होता है। क्रियाशील गुरु बीजाणु, ना कि निष्क्रिय गुरु बीजाणु। तो इसमें क्रियाशील गुरु बीजाणु से होता है और इसका विकास प्राथमिक भ्रूण कोशिका से होता है। किसका? तो भ्रूण कोश का विकास प्राथमिक भ्रूण कोशिका से होता है। इसमें देखिए भ्रूण कोश में नंबर तीसरा, तो यह भ्रूण का विकास में सहायक होते हैं। कौन? भ्रूण कोश। परंतु जो भ्रूण कोश होता है वो पोषण में सहायक, देखिए इसमें क्या कह रहा है, यह भ्रूण के पोष में सहायक होता है, परंतु यह भ्रूण के पोषण में सहायक होता है। यह विकास में सहायता करता है और यह पोषण में सहायता करता है, ठीक है। चौथा पॉइंट देखिए, इसमें भोजन संचित नहीं होते हैं, अर्थात इसमें भ्रूण कोश में भोजन इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, परंतु भ्रूण कोश में हम भोजन को संचित कर सकते हैं, अर्थात इकट्ठा कर सकते हैं। ये हुआ हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह 3 से 4 नंबर में आते हैं, समझ लीजिएगा, और कभी कभी तो 5 नंबर में भी आ जाते हैं। आइए देखते हैं हम अपना, यहाँ देखिए तीसरा नंबर हमारा क्या कह रहा है और ये हमारा चौथा है, ठीक है। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में क्या बताना है, अंतर बताना है। आइए देखते हैं। तो शुक्राणु जनन क्या होता है, तो यह कह सकते हैं प्रक्रिया वृषण में होती है। जो शुक्राणु जनन होते हैं वह प्रक्रिया किसमें होती है, वृषण में होती है, और जो अंडाणु होता है यह प्रक्रिया अंडाशय में होता है। तो इसमें वृषण में क्यों होती है, क्योंकि जो शुक्राणु होता है वो मेल में बनता है, ठीक है, और जो अंडाणु है वो फीमेल में बनता है, इसीलिए इसमें अंडाशय में होती है, इसलिए इसमें वृषण माने कह सकते हैं हमारे जो क्या होते हैं, अंड होते हैं, अंड कोशिका होती है, उसी में होते हैं वृषण, ठीक है। तो ये हुई हमारे वृषण में पाई जाती है और वो हमारे अंडाशय में पाई जाती हैं। दूसरा नंबर देखिए, इसमें वृद्धि अवस्था छोटी होती है, अर्थात कुछ समय बाद ही इसका निष्क्रिय हो जाएगी, परंतु इसमें वृद्धि अवस्था लंबी होती है। देखते नहीं है, जो स्त्रियों का मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है वो कुछ दिनों तक चलता है, जैसे 1 हफ्ते तक शायद चलता है, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा नंबर देखिए, इसमें ध्रुवीकाय नहीं बनते हैं, ध्रुवीकाय नहीं बनते हैं, परंतु इसमें ध्रुवीकाय बनते हैं, ठीक है। इसमें ध्रुवीकाय क्या होते हैं, तो इसमें ध्रुवीकाय बनते हैं। आइए देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा डीएनए एवं आरएनए। तो डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, इसे आप कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं नंबर 1 पॉइंट क्या कह रहा है, यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। क्या? तो डीएनए कहाँ पाया जाता है, मुख्य रूप से तो केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए हमारा किस प्रकार होता है, तो कुछ इस प्रकार होता है डीएनए, ठीक है। तो यह कहाँ पाया जाता है, तो यह केंद्रक में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से कोशिकीय तरफ में पाया जाता है। क्या? तो आरएनए जो होता है मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, कोशिकीय तरफ में पाया जाता है। तो आरएनए कैसे होता है, इसको बीच से काट देते हैं, अर्थात कुछ इस प्रकार होता है हमारा आरएनए, ठीक है। इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं। देखिए एक ये हो गई और ये ए हो गई, ठीक है। इसको बोलते हैं 3' इसको बोलते हैं 5', ठीक है। तो हमारे पास 2 न्यूक्लियोटाइड पॉली श्रृंखला होती हैं, परंतु इसमें एकल सूत्री कह सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। देखिए इसमें एक ही है ना, एक ही, तो इसमें देखिए एक ही तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। और देखिए तीसरा नंबर, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है और इसमें राइबोस शर्करा होती है, अर्थात यह डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, इसमें राइबोस शर्करा होती है, ठीक है। इसमें थाइमीन क्षार पाया जाता है और इसमें क्या पाया जाता है, यूरेसिल। क्यों? देखिए इसमें होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन, और इसमें क्या होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और यहाँ हमारा क्या होता है, यहाँ थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है, ठीक है। 5वां पॉइंट देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें सभी जीवधारियों में आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, अर्थात यह
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आसानी से ट्रांसफर कर देते हैं। किसको? तो आनुवंशिक पदार्थ को। परंतु जो 5वां पॉइंट आरएनए में है, इसमें भी कुछ ही विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, सभी में नहीं होते हैं, कुछ ही विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। तो कैसे लग रहा है आपको वीडियो? यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की ओर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों, चार क्वेश्चन हमने देख लिया है। आइए देखते हैं 5वें सबसे महत्वपूर्ण अंतर वाले प्रश्न में। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। वंशागति लक्षण और उपार्जित लक्षण में आपको अंतर बताना है। आइए देखते हैं एक एक करके दोनों को। तो जो वंशागत लक्षण होते हैं, ये लक्षण जीन में परिवर्तन के कारण होते हैं। अर्थात जो वंशागत लक्षण होते हैं वो जीन में परिवर्तन के कारण होते हैं, परंतु जो उपार्जित लक्षण होते हैं वो जलवायु परिवर्तन के कारण होते हैं। अर्थात जैसे सर्दी आ गई, गर्मी आ गई और हमारा बरसात आ गया, तो जो जलवायु परिवर्तन होगा तब उपार्जित लक्षण में परिवर्तन देखने को मिलेगा। नंबर दूसरा देखिए किसमें, वंशागत लक्षण में, कि लैमार्क तथा डार्विन इसके विषय में नहीं जानते थे। तो वंशागत लक्षण के बारे में न तो लैमार्क जी जानते थे न तो डार्विन जी जानते थे, ठीक है। परंतु उपार्जित लक्षण क्या कह रहा है कि लैमार्क ने इन्हें उपार्जित लक्षण का नाम दिया। कौन? तो लैमार्क ने ही इसे किसका नाम दिया? तो इसे उपार्जित लक्षण का नाम दिया। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्या होते हैं? तो ये वंशागत होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? तो वंशागति वाले क्या लक्षण कैसे होते हैं? तो ये वंशागत होते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, ऐसे ऐसे करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं। तो ये कैसे होते हैं? वंशागत होते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते रहते हैं। और जो उपार्जित लक्षण होते हैं ये वंशागत नहीं होते हैं, अर्थात यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते हैं, या एक पीढ़ी में ही सिमट कर रह जाते हैं, इसे कहते हैं उपार्जित लक्षण। आइए देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है उपार्जित प्रतिरक्षा और आइए देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सहपर प्रतिरक्षा, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र को बताना है। आइए एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, यह प्रतिरक्षा जन्म से मौजूद होती है। क्या? सहज प्रतिरक्षा जो होती है वो हमारे जन्म के साथ ही हमारे शरीर में आ जाती है, परंतु जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है तो ये प्रतिरक्षा तंत्र जन्म के बाद मौजूद होती है। जैसे हमारे जन्म के बाद आती हैं और ये जन्म के साथ आती है, जैसे कि जन्म से मौजूद रहती है। जैसे हमारी आंखों के पलक का झपना, हमारे बाल रोए का खड़ा हो जाना किसी भी चीज़ को सुनकर या किसी चीज़ के बाद डर कर, या फिर कह सकते हैं हमारे शरीर में दर्द का महसूस होना, ठीक है। तो ये और त्वचा हो गई, ये हमारे सब जन्म के साथ आती है, ठीक है। परंतु उपार्जित जो होता है ये जन्म के बाद आता है। जैसे कि किसी को कह सकते हैं कि मतलब निमोनिया हो जाना या किसी कोई बीमारी हो जाना, तो जन्म के बाद हो जाती है। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, यह शरीर में सामान्य प्रतिरक्षा है। क्या? सहज प्रतिरक्षा सामान्य प्रतिरक्षा होती है और जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है एक विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए, किसी एंटीबॉडीज के शरीर में प्रवेश करते ही उन्हें नष्ट कर देता है। कौन? तो सहज प्रतिरक्षा तंत्र। अगर हमारे शरीर में कोई बाहरी वातावरण जैसे कोरोना आ गया तो जिसकी इम्यूनिटी पावर मजबूत रहती थी उसको कोरोना नहीं होता था, परंतु जिसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती थी उसको झट से कोरोना हो जाता था, ठीक है। उसी प्रकार इसमें क्या कह रहा है, एंटीबॉडी के शरीर में प्रवेश करते ही क्या हो जाता था प्यारे बच्चों, एंटीबॉडी के शरीर में प्रवेश करते ही उसे नष्ट कर देती थी, अर्थात उससे लड़ने में सहायता करती थी। तीसरा नंबर इसमें देखिए क्या कह रहा है, किसमें उपार्जित प्रतिरक्षा में, कि किसी एंटीबॉडीज के शरीर में प्रवेश करने के बाद पहचान करके उन्हें नष्ट कर देती है। अर्थात पहले कोई अगर एंटीबॉडीज हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो जो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र होते हैं, जैसे हमें पोलियो का टीका लगता था, ठीक है, हमारे पास टिटनेस की सुई लगती है ना, तो टिटनेस हो गया
और बहुत सारी सुई लगती थी बचपन में, तो वो सब क्या करती हैं, तो जो शरीर में प्रवेश करेगा एंटीबॉडी उसे ढूंढेंगी और उन्हें क्या करेंगी, नष्ट कर देती हैं। चौथा नंबर देखिए, कह रहा है ये स्मृति कोशिका नहीं बनाती है, अर्थात इसमें कोई स्मृति कोशिकाएं नहीं होती हैं, परंतु पाचित प्रतिरक्षा में स्मृति कोशिकाएं बनाती हैं, जो हमें क्या करती हैं, लॉन्ग समय तक याद रखने में किसी चीज को मदद करती है। तो ये हुआ हमारा छठा नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन, जो बहुत महत्वपूर्ण है, 3 और 4 नंबर में, कभी कभी 5 नंबर में भी देखने को मिलते हैं। कह रहा सुदम ट्यूमर और दुर्दम ट्यूमर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं एक करके। यह किसी नंबर 1 किसी सुदम ट्यूमर में यह किसी प्रभावी अंग तक ही सीमित रहती है। कौन तो सुदम ट्यूमर, अगर मान लीजिए किसी शरीर में इतना है तो सिर्फ तिल जो होती है ना, किसी की शरीर में तिल जो होती है वो सुदम ट्यूमर होता है, वो कभी भी नहीं बढ़ता है। परंतु जो दुर्दम ट्यूमर होता है एक अंग से दूसरे अंग तक फैल जाता है, जैसे हमारा हो गया बोन कैंसर, किडनी कैंसर, त्वचा कैंसर और कह सकते हैं घेना कैंसर भी होता है। ठीक है, यह एक शरीर से दूसरे शरीर, एक अंग से दूसरे अंग तक फैल जाता है। दूसरा नंबर देखिए, इसमें वृद्धि धीमी गति से होती है। जब आप बचपन में पैदा होते हैं तब आपकी कुछ इतनी कह सकते हैं, इतना मान लीजिए हमारा रहता है तिल, ठीक है, बहुत धीमी गति से 20 साल में कुछ बढ़ेगा तो कुछ इतना, और कह सकते हैं बस इतना बढ़ेगा और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, परंतु इसमें वृद्धि तीव्र गति से होती है, जिससे कैंसर हो जाता है। दुर्दम कैंसर वो एक जगह से दूसरी जगह बड़ी तीव्र गति से ही फैलती है। तीसरा नंबर देखिए, ये मेटास्टेटिस नहीं होते हैं। इसमें मेटास्टेटिस नहीं होता है, परंतु दुर्दम कैंसर में मेटास्टेटिस होता है। यही कारण है, मेटास्टेटिस के कारण ही एक कैंसर एक जगह से दूसरी जगह तेजी के साथ फैलता है। चौथा नंबर देखिए, इसमें कोशिकाएं अधिक जुड़ी होती हैं, ठीक है, अर्थात इतने घनिष्ठ होती हैं कि यह एक जगह से दूसरी जगह फैल नहीं पाती हैं, परंतु इसमें कोशिकाएं कम जुड़ी हुई होती हैं। कुछ कोशिकाएं ऐसे रहती हैं, ऐसे, तो ये कम जुड़ी हुई कारण बाद में यह क्या करती हैं, आपस में मिल जाती हैं और फैलने में भी सहायता कर देती है। यही होता है हमारा सुदम कैंसर और दुर्दम कैंसर। आइए देखते हैं 8वां पॉइंट, स्वास्थ्य संरक्षण व बाह्य स्थानीय संरक्षण। आइए देखते हैं नंबर 1, इसमें पूरे परितंत्र का संरक्षण किया जाता है, अर्थात किसी भी जीव को उसी के स्थान पर संरक्षण करना या संरक्षित करना या कह सकते हैं रख रखाव करना ही स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। बाह्य स्थान में देखिए, इसमें प्रजाति विशेष का संरक्षण किया जाता है, अर्थात जैसे हमारा चिड़ियाघर हो गया तो उस पर कुछ गिनी चुनी ही प्रजाति, जैसे टाइगर हो गया, शेर हो गया, ठीक है, हमारे हिरन हो गई, हाथी हो गए, लोमड़ी हो गए, जिराफ हो गए, तो कुछ गिने चुने ही कह सकते हैं चुनिंदा जानवर ही लाए जाते हैं, ठीक है, विशेष प्रजाति ही लाई जाती है। इसमें बाह्य स्थानीय संरक्षण में यह देखिए दूसरा नंबर, यह स्थानीय प्रजाति के संरक्षण की सर्वोत्तम विधि है, क्या कि उसके स्थान पर ही उसे संरक्षित कर देना ही उसकी सर्वोत्तम विधि होती है। परंतु बाह्य स्थान में रखिए, यह स्थानीय प्रजाति की संरक्षण भी हेतु नहीं है। अगर आप किसी भी जीव जंतु को दूसरी जगह उठाकर पकड़कर या कह सकते हैं कि बंदी बनाकर ले जाएंगे, उसे वहां पालेंगे, तो वह उसकी उत्तम विधि नहीं मानी जाएगी। तीसरा नंबर देखिए, इसमें अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। तो जो जंगल होता है, आपको पता है जंगल कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, 2 किलोमीटर का भी हो सकता है, 10 किलोमीटर का या 20 किलोमीटर या कह सकते हैं 22 किलोमीटर का भी हो सकता है, ठीक है। परंतु जो चिड़ियाघर होता है, कम स्थान की आवश्यकता होती है, वह कम स्थान में भी उसे रखा जा सकता है, ठीक है। उम्मीद है प्यारे रसगुल्लों आपको क्वेश्चन नंबर 8 स्वास्थ्य और बाह्य स्थानीय समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, जिससे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे खासे नंबर देखने को मिल जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो हमने 8 क्वेश्चन देख लिया है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं 9 क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन कह रहा है प्लाज्मिक डीएनए तथा गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं एक एक करके। तो जो प्लाज्मिक डीएनए होता है यह आकार में छोटा होता है, परंतु जो गुणसूत्रीय डीएनए होता है यह भी आकार में कैसा होता है, यह भी आकार में छोटा होता है। प्लाज्मिक डीएनए दूसरा नंबर क्या कह रहा है, यह संख्या में 1 से लेकर 100 या अधिक होते हैं, परंतु गुणसूत्रीय डीएनए कैसे होते हैं, तो यह संख्या में 1 ही होते हैं। ठीक है। तीसरा नंबर देखिए, इन्हें वाहक के रूप में काम में लिया जाता है, अर्थात जो प्लाज्मिक डीएनए होता है किसी की वाहक के रूप में कार्य करने के लिए इसे काम में लिया जाता है, परंतु इसके वाहक के रूप में काम करने में नहीं लिया जाता है। यहाँ लिख लीजिएगा, नहीं लिया जाता है, इसे वाहक के रूप में काम में नहीं लिया जाता है। ठीक है। चौथा नंबर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं होती है। क्या? तो प्लाज्मिक डीएनए जीवित रहने के लिए कोई जरूरत नहीं होती है, परंतु जरूरत होती है, जरूरत कह रहा है। चौथा नंबर देखिए, जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं होता है। क्या? प्लाज्मिक डीएनए जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं होता है, परंतु जो गुणसूत्रीय डीएनए होता है उसे जीवित रहने के लिए जरूरी होता है, अर्थात या जीवित रहने के लिए गुणसूत्रीय डीएनए होना जरूरी होता है। उस 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। उत्पाद और उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो जो उत्पाद होते हैं ये भौतिक पर्यावरण में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो उत्पाद होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, हरे शैवाल हो गए, तो ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं। किसकी सहायता से? सूर्य की रोशनी की सहायता से, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। और ये कैसे होते हैं उपभोक्ता? तो ये भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जैसे मनुष्य दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जैसे हो गया शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, ये सब किस पर निर्भर होते हैं? दूसरे जीवों या कह सकते हैं कि दूसरे खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। और उत्पाद क्या होता है? यह एक स्वपोषी होता है, अर्थात यह स्वयं भोजन बनाता है, यह स्वयं भोजन निर्मित करता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, परंतु यह परपोषी होता है, यह स्वयं भोजन निर्मित नहीं कर पाता है। नंबर तीसरा देखिए, यह एक ही प्रकार के होते हैं। ठीक है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे हमारे बताया ना हमने आपसे कि या मतलब दूसरे से भोजन प्राप्त कर सकता है या तीसरे से भी भोजन प्राप्त कर सकता है। चौथा नंबर देखिए, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, अर्थात मान लीजिए हमारे पास कोई एक वृक्ष है। ठीक है। क्या है? कोई एक वृक्ष है और वृक्ष को जब यहाँ पर सन की मतलब कह सकते हैं कि सूर्य की किरणें इस पर आकर पड़ेंगी तो यह अपने आप कह सकते हैं कि स्वयं ही भोजन निर्मित कर लेगा, जिससे क्या होगा प्यारे बच्चों? जिससे यह इसको खाने वाले कोई भी जीव जंतु क्या हो जाएंगे? अपना पेट भर सकते हैं। तो ये कैसे होते हैं? तो यह हम कह सकते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, जिसके माध्यम से यह उपभोक्ता इसे खा लेता है और अपना भूख मिटा सकता है। इसमें क्या होता है? इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, अर्थात यह कोई भी प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता है। ठीक है। और यह प्रकाश संश्लेषण न करके प्रथम यह कह सकते हैं उत्पाद से ही अपना भोजन प्राप्त करता है। ये हुए हमारे टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर वाले प्रश्न, जो कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।